नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यूके पीएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, खासकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा सा अपडेट देखने को मिल रहा है, जिसमें आपकी लोअर पीसीएस की जो भर्ती परीक्षा है उसके जो ऑनलाइन आवेदन है उसको आज आयोग के द्वारा आमंत्रित कर दिए गए हैं। दोस्तों, इसमें आप लोगों को पहले प्रारंभिक परीक्षा देनी होती है, उसके बाद मुख्य परीक्षा देनी होती है। इसमें जो पोस्ट हैं आज के डिटेल्स में तो लगभग लेवल 6 और लेवल 7 की सारी पोस्ट देखने को मिल रही हैं, जिसमें आपके अगर देखा जाए तो नायब तहसीलदार से संबंधित हैं, आबकारी विभाग से संबंधित हैं और अन्य सभी विभाग हैं जिनके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं डिटेल वाइज इस जो विज्ञप्ति है उसके बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि विज्ञापन की जो प्रकाशन की तिथि है ये आपकी 13 दिसंबर 2024 की बताई गई है। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 4 जनवरी 2025 रहने वाली है। तो 4 जनवरी 2025 से पहले आप सभी लोग अपने फॉर्म को फिल कर लें। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा, आवेदन पत्र में संशोधन या फिर परिवर्तन करने की जो तिथि है वो आपकी 10 जनवरी 2025 रखी गई है। तो आवेदन में आप लोग अगर कोई चीज़ गलत डालते हैं तो उसको संशोधित करने की तिथि भी आप लोगों को दे दी गई है। और आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की जो तिथि है वो आपकी 20 तक रखी जाएगी, 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में आपकी ये डेट भी रखी जाएगी। तो इस बीच भी आप लोग अपने अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपके छूट गए हैं, कोई डेट आपका गलत हो चुका है तो उसको भी आप लोग फिल कर सकते हैं। उसके लिए भी आयोग ने व्यवस्थाएं की हुई है। अगर बात करें दोस्तों तो लंबी डिटेल वाइज नहीं चलेंगे, डायरेक्टली पोस्ट पर आते हैं और उन पोस्ट की जो क्या योग्यता रहने वाली है, कौन अभ्यर्थी उन पोस्टों को भर सकते हैं। टोटल रिक्ति की अगर हम बात करें तो दोस्तों टोटल रिक्ति हमारी 113 पदों के लिए रहने वाली है, जिसमें आपकी जो रिक्तियों की संख्या है उसको घट या बढ़ सकती है, ऐसा आयोग के द्वारा बताया जा रहा है। अगर बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहली जो पोस्ट है वो आपकी नायब तहसीलदार की पोस्ट देखने को मिल रही है। नायब तहसीलदार में दोस्तों आपकी अगर बात करें तो राजस्व विभाग से संबंधित हमारा एक पद रहने को देखने को मिलता है। अगर इसमें कुल पदों की संख्या देखें तो दोस्तों नायब तहसीलदार के 36 पद अभी रिक्त देखने को मिल रही हैं, जिसमें से 18 पद जनरल कैटेगरी के लिए, 8 पद अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी कैटेगरी के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए 2 पद देखने को मिलेंगे। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पद और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि जो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 3 पद देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें 36 बार जो आपका 36 श्रेणीवार जो पदों का विवरण है, अगर उसके बारे में अगर बात करें तो देखिएगा कि जो आपकी अनाथ यानी कि 6 और अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें या फिर अनुसूचित जनजाति की ही बात कर रहा है, 2 पदों के लिए वहाँ पे बात करी गई है। ओबीसी में 1 पद की बात करी है, ईडब्ल्यूएस में भी 1 पद है, दिव्यांग में 1, दृष्टिहीनता या फिर पूर्व सैनिकों के लिए 1 पद है, अनाथ बच्चों के लिए 1 पद देखने को मिल रहा है, कुशल खिलाड़ी के लिए 1 है। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड राज्य में चिन्हित आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों के लिए 1 पद इसमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो दोस्तों जो 36 आरक्षण से संबंधित हमारे अभ्यर्थी होंगे उनके लिए भी पदों की इसमें रिक्तियां देखने को मिल रही हैं। अगर दूसरे पद की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दूसरा पद आपका उपकारापाल का देखने को मिल रहा है, जिसको आप लोग डिप्टी जेलर के रूप में भी जानते हैं। अगर देखा जाए तो दोस्तों ये आपका गृह विभाग के अंतर्गत हमारी ये पोस्ट देखने को मिल रही है, यानी कि होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत देखने को मिलती है। टोटल पदों की जो रिक्ति है वो आपकी 14 पद रिक्त देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 10 पद आपके जनरल कैटेगरी के लिए होंगे, 2 पद आपके एससी कैटेगरी के लिए होंगे, एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी पद नहीं है, ओबीसी के लिए 2 पद देखने को मिल रही हैं और इसमें आपके जो ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 0 पद देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें तो दोस्तों 4 पद इसमें भी आपके क्षैतिज आरक्षण के संबंध में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक अनारक्षित 2 पद अनारक्षित के हैं, अनुसूचित जाति के लिए आपकी 1 पद देखने को मिलेगी, ओबीसी के लिए 1 पद है, राज्य आंदोलनकारियों के लिए 1 पद इसमें देखने को मिलेगा। अगर बात करेंगे दोस्तों पूर्ति निरीक्षक यानी कि सप्लाई इंस्पेक्टर की, तो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग यानी कि फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स डेवलप डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो 36 पद इसमें देखने को मिल रही हैं, जिसमें से 23 पद आपकी जनरल कैटेगरी के लिए होंगी, 6 पद आपकी एससी कैटेगरी के लिए, 1 पद एसटी के लिए, 3 पद आपकी ओबीसी के लिए और 3 पद आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए देखने को मिलने वाली है। अगर बात करें तो दोस्तों इसमें से भी जो क्षैतिज आरक्षण वाले अभ्यर्थी होंगे टोटल 10 पद हैं, उनको जानी है। अनारक्षित के लिए इसमें 7 पद जाएंगे, एससी कैटेगरी के लिए 1 जाएगी, ओबीसी के लिए 1 पद जाएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद और पीडी में आपके दिव्यांग जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 1 पद है, पूर्व सैनिकों के लिए 1 पद है, कुशल खिलाड़ियों के लिए 1 पद होंगे और राज्य आंदोलनकारियों के लिए इसमें 3 पद देखने को मिलेंगे, जिसमें से अनारक्षित के लिए आपके 2 पद होंगे और अनुसूचित जाति वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 1 पद इसमें देखने को मिलेगा। अगर आप बात करेंगे दोस्तों विपणन निरीक्षक के लिए
जो आपका मार्केटिंग इंस्पेक्टर होता है, यानी कि आबकारी के अंतर्गत ये पोस्ट हमारी आएगी। तो दोस्तों इसमें 6 पद टोटल देखने को मिलेंगे, जिसमें से 5 पद जनरल कैटेगरी के लिए हैं और 1 पद आपका एससी कैटेगरी के लिए है। अगर बात करेंगे तो दोस्तों इसमें से अनारक्षित जो अभ्यर्थी होंगे 1 पद उनके लिए और 1 पद दिव्यांगों के लिए इसमें क्षेत्रीय आरक्षण के संदर्भ में भी देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, जो हमारा श्रम परिवर्तन विभाग है या फिर श्रम परिवर्तन जो अधिकारी होता है, श्रम विभाग की ये पोस्ट देखने को मिलती है। 5 पद कुल इसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें से 3 पद जनरल कैटेगरी के लिए, 1 पद एससी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए 0 पद और ओबीसी के लिए 1 पद देखने को मिलेगी। इसमें क्षेत्रीय आरक्षण वाले जितने जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए कोई पद इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों आबकारी निरीक्षक की अगर बात करें तो आबकारी निरीक्षक के लिए इसमें एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट देखने को मिल रही है। आबकारी विभाग में एक्साइज जो इंस्पेक्टर है इसकी टोटल 5 रिक्तियां देखने को मिल रही है। 5 के 5 आपके जनरल कैटेगरी में होंगे और एक जो आपका ऑर्फन वाले जो अभ्यर्थी होंगे, अनाथ जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए देखने को मिल रही है, जो कि आपकी किसी भी कैटेगरी से इसमें आ सकता है। अब वो अनुसूचित जाति से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो, जनरल से हो, 1 पद की रिक्ति इसमें देखने को मिल रही है। अच्छा, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें जो मेन पोस्ट है गन्ना विकास निरीक्षक की, इसमें अगर देखें तो दोस्तों गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। टोटल पोस्टें इसमें 2 कैटेगराइज में बांटी हैं, एक में 2, 2 में, दूसरे में आपके 6 हैं और तीसरा आपका खंडासारी निरीक्षक के इसमें भी पद देखने को मिले। टोटल आपके 3 पद इसमें अलग से हैं। ज्येष्ठ गन्ना के लिए 2 होंगे, गन्ना विकास निरीक्षक के लिए 6 पद होंगे और खंडासारी के लिए इसमें 3 पद देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से आपके 2 पद जो ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के हैं 2 जनरल कैटेगरी के लिए हैं और गन्ना विकास निरीक्षक के 6 के 6 पद आपके जनरल कैटेगरी को जाएंगे। खंडासारी निरीक्षक के 2 पद आपके 3 पद है, तो 2 पद इसमें से आपके जनरल कैटेगरी को और 1 आपके ओबीसी कैटेगरी को देखने को मिल रही है। अच्छा दोस्तों, ये तो हमारी पदों की डिटेल थी। अब सबसे बड़ी बात यह है आप लोगों के लिए कि इसमें कौन कौन से जो अभ्यर्थी हैं वो आएंगे। तो दोस्तों नायब तहसीलदार के लिए जो दिव्यांगताग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिन्हित श्रेणी है, तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा कि कौन कौन जो अभ्यर्थी है वो इसको भर सकता है, कि आबकारी निरीक्षक वगैरह है। अब दोस्तों इसमें से कुछ पद ऐसे भी हैं जिनका में फिजिकल वर्क भी होता है। अच्छा, फिजिकल वर्क किस में होता है, जैसे आपका हमारा आबकारी जो निरीक्षक है इस पर आप लोगों का फिजिकल भी देखने को मिलेगा। तो मैं आपको फिजिकल के बारे में भी टोटल डिटेल बताऊंगा। नायब तहसीलदार के आपके सबसे पहले तो 36 पद देखने को मिले थे, मैंने कैटेगरी वाइज उन पदों पर डिस्कस किया था। उसके बाद अगर बात करें तो दोस्तों आपका जो वेतनमान होता है समूह गौ में एक राजपत्रित अंशनदायी पद के रूप में इसको जाना जाता है। 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये, यानी कि लेवल 7 की नायब तहसीलदार की जो पद है वो देखने को मिलती है। इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों, आपकी जो एलिजिबिलिटी है एजुकेशनल, तो उसमें आप लोगों के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों ने अधिमानी जो अर्हताएं हैं जिसमें आपको कुछ बोनस मिलेगा, तो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि अगर आप लोगों ने दी हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र आपके पास हो, तो उसमें आपको थोड़ा सा बोनस अंक देखने को मिलते हैं, वेटेज मिलता है। अच्छा, अगर उपकारापाल की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें 14 पद देखने को मिलते। ये आपके लेवल 6 की जॉब हमारी देखने को मिलती है। लेवल 6 में आपको 35,400 से 1,12,400 रुपये के बीच में आपकी इसमें वेतनमान रहेगा। साथ ही दोस्तों इसमें भी आपको ग्रेजुएशन आपकी योग्यता होनी चाहिए और दूसरी चीज़ देवनागरी लिपि और हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना आपको लोगों के लिए इसमें महत्वपूर्ण बता दिया गया है। बाकी जो अधिमानी अर्हताएं हैं वो सभी में एक जैसी होती हैं। अन्य अनिवार्य अर्हता तथा शारीरिक दक्षता की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें आपकी शारीरिक दक्षता की जहाँ पर बात करी गई है, तो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्यतः पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप छाती बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर तथा फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर तथा फुलाने के बाद 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इसमें आप लोगों का जो फिजिकल वर्क है वो भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद और क्या चीज़ें हैं, वहीं अगर महिलाओं की अगर बात करें तो दोस्तों पुरुषों की तो मैंने उसमें बात करी, आप लोगों का एक नॉर्मली फिजिकल उसमें लिया जा रहा है जो आपकी हाइट और चेस्ट से आपके संबंधित है। अगर बात करेंगे दोस्तों इसमें महिलाओं की, तो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य जो पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और सभी के लिए वजन न्यूनतम 45 किलो इसमें बता दिया गया है। दृष्टि दोस्तों आपको 6/6 इसमें देखने को मिल रहा है। टिप्पणी में अगर देखा तो क्या लिखा गया कि अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के लिए विनिमय वही होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर विहित किए जाएंगे। अब देखिएगा
तीसरी जो पोस्ट थी हमारी पूर्ति निरीक्षक की, तो पूर्ति निरीक्षक के आपके 36 पद देखने को मिल रहे थे। आपके लेवल 6 की जॉब ये भी रहने वाली है, सेम अधिमान जो अर्हताएँ हैं सेम वही रहेंगे आपकी। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है विपणन निरीक्षक के, तो टोटल 6 पद देखने को मिले थे। लेवल 6 की जॉब ये भी देखने को मिलती हैं। अगर आप लोगों के पास ग्रेजुएशन की अगर डिग्री है तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और देवनागरी लिपि हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ऐसा इस फॉर्म के अकॉर्डिंगली बताया गया है। अच्छा, उसके बाद श्रम परिवर्तन अधिकारी के 5 रिक्त पद देखने को मिले थे। सेम लेवल है, लेवल 5 की ये भी जॉब रहने वाली है। और भारत के किसी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आप लोगों ने धारण की हुई होनी चाहिए। आबकारी निरीक्षक की अगर बात करें तो दोस्तों आबकारी निरीक्षक और नायब तहसीलदार के जो पद है उसके लेवल बराबर हैं, यानी कि लेवल 7 की दोनों ही जॉबें देखने को मिलती हैं। और इसमें भी आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है, ग्रेजुएशन वाले बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे। अच्छा दोस्तों, इसमें आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा भी देनी होगी। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपके में भी नंबर भी जुड़ते हैं आबकारी में, या फिर आबकारी में तो नहीं जुड़ेंगे, क्वालिफाइंग फिजिकल है, आबकारी में जुड़ते हैं बच्चों। इसमें आबकारी में आपके नंबर जुड़ेंगे और नंबर जुड़ने के साथ साथ फिजिकल और रिटर्न दोनों में ही आपकी मेरिट बनती है। तो इसमें देखिएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें होना आवश्यक है। तो सामान्य या फिर अन्य वर्ग के लिए 167.6 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152, अनुसूचित जाति के लिए 160 और महिलाओं के लिए 147, पर्वतीय जो आपके क्षेत्र हैं उनके लिए 162.60, महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर छाती की बात करें तो दोस्तों पुरुषों में सामान्य व अन्य पुरुषों के लिए 78.8 सेंटीमीटर और अनुसूचित जाति एवं पर्वतीय जो क्षेत्र वाले हैं उनके लिए 76.3 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिलती है। अच्छा दोस्तों, अनुसूचित जाति ना होकर अनुसूचित जनजाति होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 76.3 सेंटीमीटर होता है, बाकी की अन्य जितनी भी जाति हैं उन सभी के लिए 78.8 सेंटीमीटर होता है। तो मे भी हो सकता है कि पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी इसमें दे दिया गया हो, लेकिन अधिकतर केस में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो देखिएगा, न्यूनतम फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर अनिवार्य इसमें देखने को मिलता है। और शारीरिक वजन महिलाओं के लिए 45 किलो होना अनिवार्य इसमें बताया गया है। अगर बात करेंगे उसके बाद की, तो दोस्तों देखिएगा, ज्येष्ठ जो आपका गन्ना विकास निरीक्षक है, गन्ना विकास निरीक्षक की अगर बात करेंगे तो दोस्तों कुल पदों की जो संख्या है वो आपके 2 पद देखने को मिलेंगे। और पद का जो स्वरूप है वो राजपत्रित, अंशदायी, पेंशन युक्त सबका ही होता ही है उसमें। अगर आबकारी की बात करें तो दोस्तों केवल इसमें आपकी हाइट, चेस्ट और वेट रहने वाला है। बाकी इसमें आपका कोई दौड़, फिजिकल ऐसा कुछ भी नहीं होना, केवल फिटनेस फिजिकल आप लोगों का देखा जाएगा कि आपकी चेस्ट कितनी है और हाइट कितनी है, वेट कितना है, केवल वही चीज़ें चेक करी जाएंगी। अगर गन्ना विकास निरीक्षक की बात करें तो दोस्तों लेवल 5 की ये जॉब देखने को मिलने वाली है, यानी कि 5 से लेकर लेवल 7 तक की जॉब है। इसमें आप लोगों के पास सभी मौके मिलने वाले हैं। 6 पद टोटल हैं, जिसमें आपकी लेवल 5 की जॉब रहेगी। तो विश्वविद्यालय द्वारा कृषि स्नातक की उपाधि आप लोगों ने जब धारण करी है तो तभी आप लोग गन्ना विकास निरीक्षक का जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनने स्नातकोत्तर की उपाधि रखता हो तो बातें समान होने पर समूह 1 में सामान्यतः 2 सामान्यतः पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, ऐसा उसमें बताया गया है। अच्छा, उसके बाद खंडसारी जो निरीक्षक है वो उसका आपका पद 3 इसमें है। लेवल 5 की भी जॉब रहने वाली है। ग्रेजुएशन आप लोगों ने इसमें किया होना चाहिए। ऐसी अधिमानी अर्हताएँ इसमें भी मांगी गई हैं। तो दोस्तों ये आपका लगभग जो डिटेल है पदों की वो हमने चर्चा करी है। अब मैं इसके बाद आपकी फ़ीस डिटेल बता देता हूँ कि आपकी इसमें कितनी फ़ीस पड़ने वाली है, किस कैटेगरी को कितनी फ़ीस पड़ेगी, और आप लोगों को जो ये आवेदन है, आवेदन करने के बाद आपका सिलेबस क्या रहने वाला है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सिलेबस पर विशेष चर्चा करेंगे कि आपका जो प्रीलिम्स है उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी अनिवार्य हैं और आपको मेंस के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, वो सभी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर जनरल कैटेगरी की फ़ीस की बात करें तो दोस्तों आपकी 172 रुपये 30 पैसे आपकी यहाँ पे फीस पड़ेगी, जिसमें से 150 रुपये आपका आवेदन शुल्क है और 22 रुपये 30 पैसे आपका प्रोसेसिंग विथ टैक्स आपका पड़ता है। वहीं अगर बात करेंगे EWS की तो दोस्तों 172 रुपये आप लोगों की भी फीस पड़ेगी। उत्तराखंड में जो OBC अभ्यर्थी हमारे होंगे 172 रुपये आप लोगों की भी फीस पड़ेगी। उत्तराखंड अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी हैं 82 रुपये 30 पैसे आप लोगों की फीस पड़ने वाली है। उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनकी भी आपकी 82.30 रुपीज़ आप लोगों की फीस पड़ेगी। और उत्तराखंड के जो राज्य संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवास जो अनाथ बच्चे हैं उनकी कोई इसमें शुल्क नहीं लगेगी। उत्तराखंड में सारे दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं उनकी केवल प्रोसेसिंग चार्ज लगेगी 22 रुपये 30 पैसे आप लोगों की यहाँ पे फीस पड़ने वाली है। तो दोस्तों फीस की डिटेल में हमने डिस्कस किया। साथ ही अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपका जो प्रीलिम्स है वो कितने मार्क्स का होगा और उसमें से आप लोगों को क्या क्या चीज़ें आती हैं, उस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। बाकी जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके बाद
फिर उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि किस आधार पे आप लोगों के जो परीक्षा कार्यक्रम है वो किया जाएगा। दोस्तों, आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, जिसमें से आपके 50 नंबर की रीजनिंग रहती है और 100 नंबर की आपकी जीएस रहती है। जीएस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और करंट अफेयर से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो देखनी है। थोड़ी बहुत आप लोगों को इसमें इस बीच साइंस के 2-4 क्वेश्चन वो भी देखने को मिलेंगे। और उसी बीच आप लोगों को उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन से उत्तराखंड की जो चीज़ें हैं, 40 नंबर के उत्तराखंड आप लोगों की देखने को मिलती है, तो उत्तराखंड आप लोग बहुत ज़रूरी इसमें देखें। उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के साथ में भी हो सकता है कि हिंदी के भी, हिंदी और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं। तो कंबाइंडली लगभग हमारा ये जो परीक्षा है वो देखने को मिलता है, यानी कि 150 नंबर की आपकी परीक्षा होती है। अगर आप लोग 110 नंबर, 115 नंबर के आसपास अगर लाते हैं तो आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर लेते हैं और आपको मेंस देने का मौका इसमें दिया जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, जो आपका प्रथम पत्र रहेगा मेंस का वो है आपका सामान्य हिंदी, जो कि आपका 100 अंकों का 2 घंटे के लिए 6 प्रश्न उसमें देखे जाते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र आपका निबंध से संबंधित होता है, जिसमें अधिकतम अंक 100 होते हैं और समय आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। प्रश्नों की संख्या उसमें 2 देखने को मिलती है। तृतीय प्रश्न पत्र आपका सामान्य अध्ययन होता है, जिसमें आपके 200 अंकों का होता है, जिसमें 3 घंटे के समय में आपको 20 क्वेश्चंस करने होते हैं। और जो चतुर्थ पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन द्वितीय का होता है। 200 अंकों का वो पेपर देखने को मिलता है और 3 घंटे के समय में आपको 20 क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है। इससे पहले दोस्तों ये जो आपका मेंस होता था वो आपका ऑब्जेक्टिव होता था, लेकिन इस बार आयोग के द्वारा सिलेबस को अपडेट कर दिया गया है, तो आप लोगों को अब तैयारी थोड़ा सा अलग तरीके से करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपका जो लास्ट में रहता है वो आपका व्यक्तित्व या फिर साक्षात्कार, जो आपका इंटरव्यू है, ये देखने को मिलता है। तो इंटरव्यू के लिए अलग से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब दोस्तों सिलेबस हमारे पास संपूर्ण रूप से आयोग ने डाला हुआ है, लेकिन अगर मैं उस वीडियो के माध्यम से बनाना चाहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हमारी हो जाएगी। तो मैं वीडियो के सिलेबस को अन्य जो दूसरी हमारी वीडियो आएगी उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मे बी शायद इससे पहले मैंने लोअर पीसीएस का जो सिलेबस है उस पर डिस्कस भी किया है, एक बार आप लोग हमारे चैनल में देख भी लीजिएगा। वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, सिलेबस रिलेटेड, आप लोग वहाँ से भी जाके उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।